हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों ये हमारी है पार्ट नंबर 40 वीडियो। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के साइंस के शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चंस। और दोस्तों आज ये 40वां वीडियो है और मैंने आपसे बोला था कि 40 की 3 शिफ्ट में 3 PDF बना दूंगा। तो ये जो PDF है दोस्तों 40 शिफ्ट तक, यानी कि अब तक ये देखिए 5/10/2018 का सेकेंड शिफ्ट का वीडियो है। इससे पहले की जो भी शिफ्ट थी और ये मिलाकर जो टोटल शिफ्ट है वो आपका PDF मैं आज इवनिंग तक या कल तक, क्योंकि आपको पता है उसमें थोड़ा एडिटिंग करना है, आंसर पे टिक करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना है, तो ये सब करके आज इवनिंग तक या कल तक जो वेबसाइट है हमारी उस पर अपलोड कर दूंगा। और आपको मैं नोटिस भी डाल दूंगा यहाँ पर, टेलीग्राम पे नोटिफाई भी कर दूंगा कि यहाँ पर बन चुका है PDF, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी सीरीज़ को। और ये सीरीज़ हमारी इसलिए बनाई गई है ताकि आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 की मैं आपको पता लगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और वर्तमान में कैसे क्वेश्चन आएंगे 2019 वाले वैकेंसी में, और इसके साथ आपकी साइंस है और बेहतर बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस में नहीं होती है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, किसी वस्तु की गतिशील अवस्था में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये देखना है कि कौन सी इनमें गतिज नहीं है, मतलब कौन सी, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। पहला है बहती हुई हवा, यानी कि दोस्तों हवा बह रही है। दूसरा उठाया हुआ हथौड़ा। तीसरा है लटकता हुआ पत्थर। चौथा है चलती हुई गोली। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है बहती हुई हवा, मतलब आपके हवा बह रही है, इसका मतलब रनिंग मूवमेंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है यहाँ पर रेजिंग हैमर, यानी कि आपने हथौड़ा है ऊपर उठाया हुआ है, तो जब दोस्तों हथौड़ा ऊपर उठाया तो उठाते हुए उस समय दोस्तों उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। मतलब अगर उसमें स्थितिज ऊर्जा है, किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, तो दोस्तों उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, लटकता हुआ पत्थर यानी कि हैंगिंग स्टोन है, ये इसका भी नहीं होगा। चलती हुई गोली भी, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुझा हुआ चूना है, उसको बनाने के लिए पानी के साथ कौन रिएक्शन करता है। देखिए बुझा हुआ चूना होता है वो होता है CaOH2, यानी कि इसको बनाने के लिए पानी के साथ कौन अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों आपका जो बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, वो आपके जल से जब अभिक्रिया करता है तब जा आपके जो बुझा हुआ चूना इसका निर्माण होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओम इंटू मीटर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, किसकी ऐसा इकाई होती है। अब मैंने आपको जब फिजिक्स पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि जो प्रतिरोध होता है R, वो समानुपाती होता है लंबाई के और वृत्तनुपाती होता है उसके क्षेत्रफल के। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। अब दोस्तों यहाँ पर R बराबर लेंगे तो ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, रो उसको बोलते हैं L/A। अब यहाँ देखिए रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर आ जाएगा यहाँ पर RA/L। क्या आ जाएगा, RA/L, यानी कि देखिए रो बराबर आ जाएगा RA/L। अब देखिए रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओम है तो ओम, ठीक है, ओम। ठीक है, इसके बाद में ये आपका होता है एरिया का आपका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, और बटे लंबाई का लगाएंगे मीटर का भाग, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा ओम इंटू मीटर। यानी कि दोस्तों प्रतिरोधकता जो होती है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है ओम इंटू मीटर। विद्युत धारा की होती है एम्पियर, आवेश की होती है कूलाम, और रेजिस्टेंस की होती है ओम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हवा के दबाव को क्या कहते हैं, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें हवा क्या करती है, प्रेशर डालती रहती है, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों उसको बोलते हैं आपके वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ATM से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आपके ATM से प्रदर्शित करते हैं, ATM होता है इसका मात्रक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी बुक को रटोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा। आप लूसेंट पढ़िए, कहीं से पढ़िए, कोई सी बुक पढ़िए, ये सिर्फ और सिर्फ NCERT मिलेगा, या हम जो पढ़ाएंगे उसमें आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मेंडल के प्रयोग में उन्होंने क्या किया, बैंगनी फूल लिए। बैंगनी फूल कैसे लिए, लंबे वाले। ठीक है, बैंगनी फूल वाले लंबे मटर के पौधे लिए पहला। दूसरे क्या किया, सफ़ेद रंग वाले बोने पौधे लिए और उनका आपस में प्रजनन कराया, क्रॉस करवाया। तो आपसे बोला है कि जब नई जो पीढ़ी बनी, नई संतति पीढ़ी बनी, उसमें प्राप्त सभी फूलों का रंग कैसा प्राप्त हुआ, बैंगनी। लेकिन आधे पौधे थे उनका कद, यानी कि जो लेंथ थी, हाइट थी, वो दोस्तों छोटी प्राप्त हुई। तो आपसे पूछा है इस जो परीक्षण हुआ था, ये जो उन्होंने प्रयोग किया था, इसमें लंबे पौधों की आनुवंशिक संरचना क्या होगी। अब देखिए आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको एक एक चीज़ को समझना है। बड़े टी का मतलब क्या है, छोटे टी का मतलब क्या है, बड़े डब्लू का मतलब क्या है, और छोटे डब्लू का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए बड़े टी का मतलब होता है लंबा। ठीक है, बड़े टी का मतलब है लंबा, छोटे टी का मतलब होता है बौना या छोटा। ठीक है, बौना या छोटा।
बड़े डब्ल्यू का मतलब होता है आपके बैंगनी, क्या होता है बैंगनी, और छोटे डब्ल्यू का मतलब होता है आपके क्या, जो छोटा वो बड़ा डब्ल्यू है इसका मतलब आपके होता है बैंगनी, और छोटा डब्ल्यू होता है इसका मतलब आपके दोस्तों होता है क्या, सफ़ेद, क्या होता है सफ़ेद। अब आप देखिए इसको मैं जब आपको बायो पढ़ाऊंगा तब और डिटेल से बता दूंगा। आज शाम से हमारी बायो की क्लास शुरू हो रही है तो आपको देखना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी और डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में बोला गया है आपसे क्वेश्चन में कि प्राप्त सभी फूलों का रंग बैंगनी है, मतलब बैंगनी है, मतलब बड़े डब्ल्यू तो आएंगे, ठीक है, दोनों बड़े डब्ल्यू, लेकिन ये टी है ना, मतलब जो आकार को प्रदर्शित करते हैं वो टी, मतलब आधे तो बड़े हैं आधे छोटे, मतलब 50% बड़े हैं 50% छोटे हैं। और ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको और बेहतर सब समझ आएगा जब हम मेंडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था परमाणु संख्या क्या होती है, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आपको परमाणु संख्या बोलते हैं। और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आधुनिक आवर्त नियम से, वो दोस्तों उनके इलेक्ट्रॉन के आधार पर लिखा जाता है, मतलब परमाणु संख्या के आधार पर लिखा जाता है। तो टोटल इनको आपस में ऐड कर दीजिए, यही इनकी परमाणु संख्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, मतलब 2, 8 + 5 बराबर आपके हो जाएंगे दोस्तों 15, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइकेन जो प्लांटी होते हैं उनको किस वर्ग में रखा गया है। तो दोस्तों लाइकेन जो होते हैं वो आपके जो कवक होते हैं और जो शैवाल होते हैं, ठीक है, कवक होते हैं, फंगस और शैवाल होते हैं, ठीक है, इनके बीच की कड़ी होते हैं, मतलब इनके बीच में इनको रखा जाता है। और R.H. व्हिटेकर ने दोस्तों इनको रखा था आपके थैलोफाइटा के अंदर, ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर R.H. व्हिटेकर ने इनको रखा गया था। तो यही आपसे पूछा है कि लाइकेन जो रहते हैं इनको किस ग्रुप में रखा गया है। बायोलॉजी शुरू करेंगे तब आपको और डिटेल से समझ आ जाएगा, फिलहाल आप ये याद रख लीजिए इनको थैलोफाइटा में रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि F का मान, अब देखिए जो है ना बल की बात हो रही है और स्पेशली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना कि गुरुत्वीय बल, उसकी परिभाषा है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये दे रखा है थोड़ा सा यहाँ सिंबल के रूप में आपको दिखा रहा है। देखिए क्या बोला है, यदि किसी F का मान, F का मतलब किसी बल का मान D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और होता भी है, मैंने आपको बताया था बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। अब देखिए R का मान D दे दिया, कोई बात नहीं है, डिस्टेंस मान लिया इन्होंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछे कि F है वो समानुपाती है D के स्क्वायर के, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपसे बोला है कि यदि D का मान पहले से 4 गुना कर दिया जाए, अब D क्या है, पहले का 4 गुना, मतलब क्या है 4D हो गया। तो दोस्तों F क्या हो जाएगा अब 1/4D का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1/16, यानी कि पहले का कितना हो जाएगा 1/16। यही आपसे पूछा है, अगर यहाँ पर बल का मान है F का मान D के वर्ग के विपरीत समानुपाती है, तो यदि D का मान पहले से 4 गुना कर दिया जाए तो पहले से बल है वो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पहले का 1/16 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब बैरोमीटर होता है वो आपके उसका स्केल अचानक घट जाता है, ठीक है, तो ये किस बात का संकेत होता है। अब देखिए बैरोमीटर होता है वो वायुदाब मापने का यंत्र होता है। अब दोस्तों 3 प्रकार का ये आपके सिंबल दिखाता है, ठीक है, 3 प्रकार के साइन दिखाता है। पहला हो सकता है जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर, ठीक है, उसका जो मान है वो धीरे धीरे बढ़े, क्या बढ़े, कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़े। अगर धीरे धीरे बढ़ता है, क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ता है, तो मौसम कैसा रहेगा, साफ, कैसा रहेगा, बिल्कुल साफ, मतलब कोई बारिश नहीं होगी, कोई क्लाउडी नहीं होगा, ठीक है। अगर धीरे धीरे घटता है, दूसरी कंडीशन है, अगर धीरे धीरे घटता है, क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, तो दोस्तों ये आपके सिंबल होता है बारिश का। किसका होता है कि बारिश आने की संभावना को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों अचानक से अगर घट जाता है, ठीक है, अचानक से अगर स्केल का मान घट जाता है तो ये भयंकर तूफान का संकेत होता है। किसका होता है, भयंकर तूफान को प्रदर्शित करता है कि तूफान आने वाला है। तो आपसे यही पूछा है कि अगर अचानक से इसकी वैल्यू घट रही है तो ये किसका सिंबल है, तो ये आपके सिंबल है बहुत तूफानी मौसम का, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपकी केमिस्ट्री से, और मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी करा दी है और आपको उस टाइम पे बोला था कि आप शुरुआत के 25-30 जितने भी तत्व आपसे याद हो जाएं उतने कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आपसे पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन है, ठीक है, आपको परमाणु संख्या भी दे रखी है, इसकी 14 है, वो किस किस के बीच रखा जाएगा। अब देखिए ये आपके 13 और वर्ग संख्या, वो 13 और परमाणु संख्या 15 के बीच रखा जाएगा 14। अब आपको ध्यान रखना है कि 13 कौन सा होता है, 15 कौन सा होता है। तो आपको बताया था 13 होता है वो आपका होता है एल्युमिनियम, और 15 होता है वो आपके होता है आपके होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ही फास्फोरस, ठीक है। तो उस समय आपको बताया था कि एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच आता है, 13 नंबर पे होता है एल्युमिनियम और 15 नंबर पे होता है फास्फोरस। और मैंने आपसे उस टाइम बोला था कि आप क्या कीजिए, जितने भी याद हो सकते हैं शुरुआत के वो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहते हैं। अब दोस्तों जानवर है ना, उनको दो भागों में बांटा गया है बच्चे देने के आधार पर, मतलब उनमें प्रोडक्शन किस टाइप का होता है। पहला तो अंडा देने वाले, मतलब जो अंडा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं, शुतुरमुर्ग है वो अंडे देता है, मुर्गी अंडे देती है, ठीक है। तो उनको तो बोलते हैं अंडज, ठीक है, जो अंडे देते हैं। एक होते हैं जरायुज। जरायुज क्या होते हैं, जो सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि हम है ना, आपने देखा हम होते हैं, या बहुत सारे जो पशु होते हैं, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, आपके जरायुज बोलते हैं इनको, जो सीधे बच्चे देते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज कहते हैं, तो अंडज किसे कहेंगे, जो अंडा देने वाले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी है, एक मजदूर है, भूमि से 15 किलो के सामान को उठाकर अपने सिर पर 1 मीटर की ऊंचाई पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान उठाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे बोला था बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और मैंने फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल हैं वो करा दिए हैं। अगर आप उनको करेंगे तो फिजिक्स के सारे 90 to 95% आपके न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से 16 वीडियो बना रखे हैं, उनको देख सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से उस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी वर्जन में पूरी वीडियो आपको दे रखी है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपकी ऊंचाई में परिवर्तन होता है दोस्तों, तो जो किया गया कार्य होता है हमेशा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब उसका मान होता है mgh। क्या होता है, mgh। अब m का मान दे रखा है 15 किलो, g आपको दे रखा है 10 और h बराबर है 1, तो क्या जाएगा दोस्तों 150 जूल। क्या जाएगा 150 जूल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों स्टेटमेंटों को आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके सत्य है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कठोरता के बारे में। अब देख कठोरता के बारे में ये ऐसे बोलते हैं कि यह पदार्थ का वह गुण होता है जो उच्च दाब पर आयतन में कमी करता है और ये गैसों के द्वारा प्रदर्शित करता है। बिल्कुल गलत है, गैसें तो आपके कठोरता होती नहीं है, और कठोरता तो आपके पदार्थ का वह गुण होता है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन को रोकता है, उसके गुणों को मतलब उसके अणुओं को बांध कर रखता है, वो होता है कठोरता, ठीक है, ये गलत है। दूसरा आकार क्या होता है, ठीक है, आकार के बारे में इन्होंने बताया है कि ये किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो आसानी से प्रभावित होता है, मतलब बहने की बात हो रही है। अरे बहने का कहाँ से आ गया, आकार कभी बहता नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं दोस्तों, गलत है, यानी कि दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन के किस मिश्रण का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, हाई रहता है। तो आपका जो एसिटिक अम्ल होता है इनमें से, उसका एसिटिक अम्ल का गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होता है, लगभग 120 डिग्री के आसपास होता है। तो आपसे यही पूछा है किसका ज़्यादा है, तो आपका एसिटिक अम्ल इनमें से सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पदार्थों का जो पूर्ण अपघटन होता है गाइस, उसे क्या बोला जाता है। अब देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीश्वसन, एक होता है अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अनऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ये आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, आपके अनुपस्थिति में अनऑक्सीश्वसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है। तन्यता का मतलब क्या दोस्तों, आप किसी भी धातु होती है उसको तार के रूप में बना सकते हैं, मतलब तार बना सकते हैं उसको, इस चीज़ को बोलते हैं आपके तन्यता, ठीक है। अब देखिए अब तन्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है आपकी सोने की, लेकिन आपने देखे होंगे सोने के तार नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर सोने के तार बना दिए जाए ना, तो मैं भी जॉब छोड़ के और यूट्यूब छोड़ के सोने के तार को ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी के तार बना दी जाए तो जान को जोखिम डालकर वहाँ पर चले जाएंगे चोरी करने के लिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा होती है आपके औरम की, ठीक है, सोने की, उसके बाद होती है सिल्वर की, ठीक है। यह आपके तन्यता होती है, मतलब धातु के रूप, तन्यता का मतलब होता है कि उनको तागे आपके तार के रूप में बनाना, ठीक है, तार बना सकते हैं, ठीक है। और 1 ग्राम सोना जो होता है उससे लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है, इतनी तन्यता इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा किसकी होती है, तो आपके औरम यानी कि गोल्ड, सोना जिसको बोलते हैं, इसकी आपके सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा दी जाती है, तो परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी हम पहले करा चुके हैं। अब देखिए आवेश के बारे में बताया था, आवेश क्या होता है। अब देखिए मैंने विद्युत धारा की परिभाषा बताई थी आपको, फिजिक्स पढ़ाया तब बोला था कि आई जो होता है वो होता है Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को आपको विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए आपसे पूछा है कि यहाँ पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, मतलब Q का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों Q बराबर हो जाएगा IT, क्या हो जाएगा IT। अब देखिए I का मान दे रखा है 0.8 एम्पियर, लेकिन आपको टाइम लेना है सेकंड में, किस लेना है सेकंड में, तो 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 × 5 करेंगे 4, और यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 4 तो हो जाएगा 240, और कूलम क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 240 कूलम इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगता है जिससे उस वस्तु
जो वस्तु है वो बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको जो फिजिक्स कराई थी तब बताया था कि जो कार्य होता है, ठीक है, वो होता है एफ एस कोस थीटा। क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। अब देखिए बल की दिशा में कार्य किया जा रहा है, थीटा क्या हो जाएगा? 0, और कोस थीटा बराबर होता है आपके 1, कोस 0 बराबर होता है 1, तो एफ एस हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एस, यानी कि एफ यानी कि बल बराबर दे रखा है 20 न्यूटन, एस बराबर आपको दे रखा है 4, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 80 जूल। क्या आ जाएगा दोस्तों? 80 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में आवाज़ की ध्वनि जो होती है वो वोकल कॉर्ड के द्वारा उत्पन्न होती है, तो वो किसके माध्यम से उत्पन्न होती है? चलिए मैं आपको और डिटेल से इसको बताता हूँ। दोस्तों होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर गले में स्वर यंत्र पाया जाता है जिसको लेरिंग्स भी बोलते हैं। अब ये करता क्या है, ये आपके ग्रसनी और श्वास नली को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। इसमें 9 प्रकार की उपास्थियाँ होती हैं, कार्टिएज होती है 9 प्रकार की। क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, ठीक है। अब ये करता क्या है, पहला तो ये काम करता क्या है कि ये भोजन को, ठीक है, भोजन को स्वर यंत्र तक ले जाने से रोकता है। मतलब गलती से आपका जो भोजन है वो आपके श्वास नली में नहीं चला जाए, इसको भी रोकता है। इसके अलावा दोस्तों यह स्वर यंत्र स्वर रज्जु यानी जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड अंग्रेजी में, इसमें एक आपकी संरचना पाई जाती है और इसमें दोस्तों आपके श्लेष्म झिल्लियाँ होती है जो आपके हवा के बहाव के कारण कपकपी पैदा करती है। आपने कई बार देखा होगा, आप पानी पीते हैं तो गले में आवाज़ आती है खटर पटर की, आप पानी पीते हो तो आवाज़ आती है गट गट की, तो दोस्तों इसी की वजह से आती है। इसमें अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। और दोस्तों हम जो बोलते हैं ना वो एक कंपन के माध्यम से, आप गले में हाथ लगा के देख लें, जब भी आप बोलते हैं तो एक कंपन उत्पन्न होता है, इसी कंपन के माध्यम से दोस्तों हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, कंपन हमारे जो कंठ होता है, ठीक है, उसमें होता है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक परिपक्व होने पर उसमें से प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है उसके अंदर से, तो ये आपके होता है स्क्लेरेन्काइमा, जिसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक या हार्ड ऊतक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये विकसित हो जाता है, ठीक है, यानी कि प्रौढ़ अवस्था में दोस्तों ये कहता है प्रोटोप्लाज्म को धारण नहीं करता है, इसके अंदर से खत्म हो जाते हैं। ये आपसे पूछा है, तो आज से हम बायोलॉजी शुरू करेंगे तब आपको डिटेल से यहाँ पर पता लग जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि हृदय में किस प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वो किस प्रकार की हमारे मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की मसल्स पाई जाती है। तो हमारा जो हार्ट है दोस्तों उसमें बेलनाकार पाई जाती हैं, शाखित पाई जाती हैं और एकल नाभिकीय आपके मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। बेलनाकार होती हैं, शाखित होती हैं और एकल नाभिकीय होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ मतलब कि जो यूनिट होती हैं, ऐसा यूनिट्स वो अलग अलग नहीं है, मतलब समान नहीं, अलग अलग होती है। देखिए किस किस की है, चाल और वेग की दोनों की होती है आपके मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कार्य और ऊर्जा की जूल होती है, दूरी और विस्थापन की मीटर होती है, बल की होती है दोस्तों आपके न्यूटन और दाब की होती है पास्कल। तो इन दोनों की अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली एक तरंग की तरंग दैर्घ्य 20 हर्ट्ज है, तो इसका समय अंतराल कितना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका कोई मतलब नहीं है देने से। आपको अगर हर्ट्ज दे रखा है, हर्ट्ज का मतलब होता है प्रति सेकंड, यानी कि आपको आवृत्ति का मान दे रखा है वो होता है प्रति सेकंड, यानी कि 1/t। क्या होता है 1/t, जो आवृत्ति होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वो होता है आपके 1/t, यानी कि प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है, हर्ट्ज भी होता है। अब टाइम आपसे पूछा है तो इस आवृत्ति को आप नीचे ले आइए, मतलब 1/आवृत्ति बराबर होता है समय, तो t बराबर आ जाएगा 1/20 और 1/20 कॉल करेंगे तो 0.05 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.05 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है वो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। अब देखिए चंद्रमा पर मैंने आपको बताया था, चंद्रमा पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो पृथ्वी होता है, जितना ग्रेविटी होता है चंद्रमा पर जाने पर जो ग्रेविटी होता है वहाँ पर 1/6 हो जाता है। अब देखिए भार होता है वो होता है W = mg, तो यहाँ पर देखिए m तो सेम रहेगा लेकिन g है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए 60 में भाग लगा देंगे 6 का, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। क्या आ जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। जैसे हम चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पर जो भार होगा गाइज वो जाएगा 10 न्यूटन। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए आपको दिया हुआ है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ये 12 किलो नहीं है, 2 किलो की बंदूक मानना है। क्या करना है 2 किलो की गन मानना है। देखिए 2 किलो की एक बंदूक है, उसे 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 25 ग्राम की गोली दागी जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। मतलब आप क्या होता है कि अब बंदूक है 2 किलो की, उससे हमने
25 ग्राम की गोली दागी तो क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर हटती है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का रूल इस पर लागू होता है। और ये आपके जो गति का तीसरा नियम है वो आपके होता है। अब देखिए यहाँ पर गति का तीसरा नियम है, उसमें संवेग संरक्षण का नियम लगता है, मतलब m1 v1 बराबर m2 v2। अब देखिए m1 v1, अगर बंदूक का वजन m1 है तो आपको v1 बंदूक का वेग लेना है, अगर m2 गोली का द्रव्यमान है तो v2 आपको लेना है गोली का वेग। तो यहाँ पर देखिए मैं मान लेता हूँ बंदूक का जो आपका द्रव्यमान है वो है 2 किलो, तो 2 किलो, ठीक है। इसका वेग क्या है, x ज्ञात करना है, ठीक है। बंदूक की गोली का द्रव्यमान कितना है, 25 किलो, तो 1000 का भाग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम बदलेंगे, और इसका वेग है 150, ठीक है। 150 से 150 काटेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे 25 इंटू 115, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा 375, ठीक है, 375 आएगा। और यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे यहाँ पर 100 का, तो आएगा 3.75। अब 3.75 है वो 2x का मान है, 3.75 2x का मान है, तो x का मान आ जाएगा 1.825, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है 1.825 है ना, वो दोस्तों माइनस में आएगा, माइनस 1.825 माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि दोस्तों बंदूक वो पीछे की ओर हटती है। तो आपको ऑप्शन में वो चीज़ चेक करनी है कि माइनस 1.825 मीटर प्रति सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।